नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने इसके पहले पाठ 8 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभों तथा विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के पाठ में हम लोग मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसमें सबसे पहले मानव अधिकार की चर्चा करते हैं। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के अस्तित्व तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होते हैं। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तभी से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों की घोषणा का मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य के रूप में मानव का गौरव बना रहे, मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान उसे गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सके तथा वह अपना और अपने समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। इस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो, इसे मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम लोग मूलभूत अधिकार, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं। अब मूलभूत अधिकार क्या है? राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति स्वातंत्र्य की सुरक्षा तथा तानाशाही शासन के समक्ष मनुष्य को सुरक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हम सभी को मूलभूत अधिकार दिए हैं। ये मूलभूत अधिकार मानव विकास के लिए अति आवश्यक हैं। तो वे कौन कौन से मूलभूत अधिकार हैं? सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मित्रों, अब हम एक एक अधिकारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी संक्षिप्त में लेंगे। पहला है समानता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता तथा कानून के सामने रक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सब एक समान हैं, ऐसे दो विचारों का समावेश किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्मस्थान आदि किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून सबके लिए समान होता है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक यदि किसी भी कानून का उल्लंघन किया हो तो सामान्य नागरिक की तरह ही उन्हें भी न्यायालय द्वारा दंड मिल सकता है। तो इस प्रकार से समानता का अधिकार है कि कानून की दृष्टि में सभी एक समान हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं। पहला है वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण और अहिंसक रीति से एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता, संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के किसी भी प्रदेश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, पांचवा है भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग में रहने और अस्थायी निवास की स्वतंत्रता, और छठा है कहीं भी देश में किसी भी राज्य में हम अपना धंधा, व्यवसाय, रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। विद्यार्थी मित्रों, हाल ही में 2009 में हुए संवैधानिक सुधार के अनुसार आयु 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना भी उनका मूलभूत अधिकार बनाया गया है। तो इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने, घूमने फिरने, रोजगार प्राप्त करने, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसक रीति से एकत्रित होने आदि की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका शोषण न हो, ऐसी शोषण विहीन मानव स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया है।
जो इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है। मनुष्य का व्यापार, बेगारी प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक कराई जाने वाली मजदूरी को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों या जोखिमपूर्ण व्यवसायों में, निर्माण कार्य, गैरेज, होटल या किसी भी घरेलू काम में नौकर के रूप में नहीं रखा जा सकता। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम सभी अपनी इच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और उस धर्म का पालन कर सकते हैं। मंदिर में जाएं कि मस्जिद में जाएं कि गुरुद्वारे में जाएं कि चर्च में जाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। धर्म के मामले में हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला हुआ है। पांचवा है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। भारत में विविध धर्म, विविध संस्कृतियों तथा भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, अलग उनकी परंपराएं हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उसके आधार पर अपने रचित वर्ग समूहों को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से कोई भी समाज या कोई भी धार्मिक समाज हो कि भाषा की समुदाय हो, वो अपने इच्छा के अनुसार अपने समाज के विकास के लिए सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार उन्हें दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा अधिकार है मित्रों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चाहे जितने अच्छे कानूनों का निर्माण किया जाए, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर उनका सुचारू रूप से पालन न हो तो ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं होता है। उपरोक्त जितने भी अधिकार बताए गए, अगर उन अधिकारों का कहीं भंग हो या उल्लंघन हो तो उसके बदले में संविधान निर्माताओं ने हम सभी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मित्रों सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है। संसद कानून के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने की सत्ता अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। तो इस प्रकार से संविधान में समाहित मूलभूत अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार सरकारों के विरुद्ध प्रदान किया गया है। मूलभूत अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ मूलभूत अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हम सभी ने देखा कि संविधान के द्वारा हमें 6 मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं। अब मूलभूत अधिकारों के बाद मूलभूत कर्तव्य। विद्यार्थी मित्रों, कर्तव्य ही अधिकारों की जननी है, ऐसा कहा जाता है, और प्राचीन समय से ही हम सभी लोग अपने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा जागरूक थे। जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार नागरिक के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश भी 1976 के संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में किया गया है। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश का उद्देश्य है कि नागरिकों में देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों में जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों को प्रतिबद्ध बनाना था। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना यथासंभव योगदान दे, जिससे देश और समाज में शांति, सुरक्षा, सद्भावना, संवादिता तथा सांप्रदायिक सौहार्द की भावना
बनाए रखा जाए और यह बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। विद्यार्थी मित्रों, मूलभूत कर्तव्य कौन कौन से हैं उसे संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले संविधान का पालन करना तथा संविधान में व्यक्त आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज के प्रति आदर रखना। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त विचारों तथा प्रेरणादायी आदर्शों का आदर करना तथा उसके अनुसार आचरण करना। भारत की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने के लिए तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार रहना और उसमें शामिल होना। पाँचवां, भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना। छठा, राष्ट्र की समृद्ध तथा समन्वित सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना। सातवां, जंगल, सरोवर, नदियों तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा अनुसंधान वृत्ति का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। 10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और सिद्धियों को प्राप्त करता रहे। 11वां, अपने बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य तथा सार्वत्रिक रूप से शिक्षा देना उनके माता पिता का परम कर्तव्य है। भारत में प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मूलभूत कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, कब? 6 जनवरी को हम मूलभूत कर्तव्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब मित्रों, इसके बाद हम देखेंगे राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं वो देखिए। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नीति विषयक क्षेत्रों में किन किन कानूनों का निर्माण करना, नियमों को बनाना, इस संदर्भ में मार्गदर्शन देता है। ये सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत होने के कारण इन सिद्धांतों के अमल के लिए अर्थात इनके पालन के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। अर्थात राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों को मानना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करेंगे। अदालत में जाकर या न्यायालय में जाकर या कानून द्वारा हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते, परंतु नीतियों के निर्माण में इन सिद्धांतों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना तथा उनका अमल करवाना सभी राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। विद्यार्थी मित्रों, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हमारे समाज की ऐसी रचना हो जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। राज्यों के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों तथा ध्येयों को पूर्ण करने के लिए नीति निर्माण में आवश्यक दिशा निर्देश देता है राजनीति का मार्गदर्शक सिद्धांत। मित्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों को हम निम्नलिखित भागों में बांटकर देखेंगे। पहला है आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सिद्धांत। आर्थिक नीतियों के निर्माण में अर्थात कोई भी राज्य सरकार या सरकार जब भी कोई आर्थिक नीति या आर्थिक कानून बनाए तो उनमें किन विचारों को ध्यान में रखे, किन बातों को ध्यान में ले, इसके बारे में पहला है सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो, कि अधिक से अधिक नागरिकों का कल्याण हो। इस प्रकार से समाज के भौतिक संसाधनों की मालिकी तथा नियंत्रण का विभाजन करना। दूसरा है पुरुषों तथा स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त हो, राज्य ऐसा प्रयास करेंगे। तीसरा, औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करेगा, अर्थात समाज के सभी लोगों का आर्थिक विकास हो, सभी को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाया जा सके, ऐसे नीति नियमों को राज्य सरकार बनाएगी। दूसरा है सामाजिक नीतियों से संबंधित सिद्धांत। सामाजिक नीतियों से संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत मित्रों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के पिछड़े
वंचित समूहों, दलित समूहों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास करेंगे, जिससे सामाजिक अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसका मतलब है विद्यार्थी मित्रों कि समाज में सबका विकास हो, समाज में कोई भी जाति, कोई भी दलित, कोई भी पिछड़ा वर्ग न रहे, समाज में विकास समान रूप से सभी जगह पहुँचे। इसलिए हमें ऐसे समाज का रचना करना है, ऐसी सामाजिक नीतियाँ बनानी है जिससे सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। राज्य में सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त हो, वृद्धावस्था, बीमारी, अशुभ प्रसंग आदि में सरकारी सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। तीसरा है राजकीय तथा विदेश नीति विषयक सिद्धांत। ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाए तथा ये स्वराज्य की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसलिए इन्हें आवश्यक सत्ता तथा अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी सरकारें। चौथा है शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधी सिद्धांत। राज्य में या देश में 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य विशेष प्रयत्न करेंगे। शिक्षा के अधिकार को विद्यार्थी मित्रों अब मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों, स्थलों, कलाकृतियों, इमारतों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, लूटपाट, नुकसान, विकृति तथा उनके नुकसान को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। पांचवा है स्वास्थ्य विषयक नीति से संबंधित सिद्धांत। विद्यार्थी मित्रों, लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करें तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना यह राज्य का मौलिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक पदार्थ हैं जैसे नशीले पदार्थ, शराब, मादक द्रव्यों आदि पर राज्य प्रतिबंध लगाए। औषधीय उपयोग के अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थ पर राज्य प्रतिबंध लगाए। तो इस प्रकार से साथ ही साथ विद्यार्थी मित्रों, राज्य सरकार कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद आनंददायक वातावरण उन्हें प्राप्त हो, निवृत्ति के समय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे। उनके मानसिक शांति के लिए उन्हें मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त हों, ऐसे प्रयत्न राज्यों का करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अधिक से अधिक लोगों का विकास हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास हो, उसका उत्थान हो, उसका कल्याण हो। धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाज रचना, समतामूलक, शोषण मुक्त तथा कल्याणकारी समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना ही राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हम सभी ने देखा मूलभूत अधिकार, मानव अधिकार, मूलभूत कर्तव्य और राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोग पाठ को अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और उसके बाद स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, पॉइंट वाइज और सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में कहीं कोई असुविधा हो, कोई तकलीफ हो, किसी प्रश्न का उत्तर न मिले या कोई टॉपिक या कोई अंश समझ में न आया हो तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं।